गुरुदेवाय नमः। ओम ज्ञानलक्ष्मी नमः। ओम धनलक्ष्मी नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू टुडेज़ अपडेट वीडियो ऑफ 24 नवंबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हफ्ते में 2 बार मिलते हैं और ये हमारा एक प्योरली एजुकेशन पर्पस वीडियो रहता है। यहाँ हमारी कोई टिप्स रिकमेंडेशन नहीं होती है। मैं चार्ट्स के ऊपर स्टडी करता हूँ, पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्या क्या हो रहा है उसको मैं चेक करता हूँ और उनमें से जो कुछ भी मुझे लगता है मैं अपना एक व्यू शेप बनाता हूँ और वो उस व्यू को आपके साथ में शेयर करता हूँ। उस व्यूज़ के ऊपर, उस व्यूज़ के आधार पे मैं स्वयं मेरा काम करता हूँ। आप कैसे काम करते नहीं करते ये आपका अपना दायित्व है। तो पूरी हमारा जो हर बार आपसे रहता है कि आप थोड़ा सा अपना नॉलेज को अपग्रेड करने में ध्यान दें और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले पाएंगे, बेटर तरीके से बेटर काम कर पाएंगे, क्योंकि आजकल का ज़माना डिजिटल एज है। तो डिजिटल एज के अंदर में बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग जितने ज़्यादा अपने आप को अपडेट रख सकेंगे तो हमारे को डेटा रीडिंग एनालिसिस करने में उतना ही आसान होगा और हम बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स के इस मार्केट दृश्यम वाले एपिसोड में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 1989 से इस बाज़ार से जुड़ा हुआ हूँ और सभी तरह के उतार चढ़ाव हमने इस बाज़ार में देखे हैं और बहुत तरह के हमने सिनेरियोज देखे हैं बाज़ार में। तो थोड़ी बहुत अपने को भी समझ में आने लग गया है कि अब बाज़ार कैसे काम करता है और मार्केट का जो थोड़ा बहुत मेरा व्यूज़ होता है उसको मैं आपसे आज शेयर करने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप सबका जो कुछ भी बेनिफिट हो सके हमारे छोटे मोटे नॉलेज की शेयरिंग से, उसका एक प्रयास करता हूँ मैं आपके साथ में। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझ जाना ज़रूरी है कि मार्केट, इसमें 2 तरह का काम है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडर। आपको लगेगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, ये ज़रूरी है। तो हमको ये ज़रूरी है, हमको हमारे लिए समझना कि हम कौन हैं, तब हमारे लिए आसान हो जाता है कि इन्वेस्टर जो होता है, हमने अक्सर देखा है कि लोग बात करते हैं कि रख लो और भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होता है। आप यदि भूल गए तो मार्केट आपको सब कुछ भुला देगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म का एक ही सत्य है कि एक दिन सबको ख़त्म होना है। तो इसीलिए हमेशा हमको नज़रिया बनाना होता है स्टेप बाय स्टेप। आप 5 साल का नज़रिया बनाइए। लॉन्ग टर्म का मतलब हमारा सिर्फ इतना ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 5 साल को हमको फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेने होते हैं। 1 साल, हर एक साल का हम व्यू बनाते हैं, फिर हम लोग उसको क्वार्टरली अपना ब्रेकअप लेते हैं, फिर मंथ का ब्रेकअप लेते हैं, फिर वीक का ब्रेकअप लेते हैं, उसके बाद हम हर दिन पे जीते हैं। तो ये सारा कहानी है। इसके बाद एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होता है इस मार्केट में, वो है आपको रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप कोई भी अदर एसेट क्लास में या इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे एफडी हो या कुछ भी हो, जहां आपको 6% से 8% से ज़्यादा की रिटर्न नहीं मिलती है। आप यदि ओपन मार्केट में भी किसी को इंटरेस्ट में लोन देते हैं तो भी आपको 12% से ऊपर नहीं मिलता। ये हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम जब इस बाज़ार में आते हैं तो हमको कुछ भी रिटर्न ऐसा मिल जाए जो इससे बेहतर है तो हमको उसमें खुश हो जाना चाहिए और हमको तसल्ली कर लेनी चाहिए। ये कहने का अपना तात्पर्य एक ही है कि आप किसी भी स्टॉक में या कोई भी जगह में आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में और आपको 10-15% का कोई एक मूव मिलता है या 20% तक का कोई एक मूव मिलता है, उस पर्टिकुलर मूव में आपको प्रॉफिट बुक कर लेने में कहीं कोई हर्जा नहीं है। एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करने में कहीं कोई हर्जा नहीं है, वो हमेशा करना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट का एक सिस्टम है, वो एक रिटर्न देती है अचानक ही स्पर्ट, उसके बाद वो 2-4-6 महीने के लिए खड़ा हो जाता है। तो हमको क्या है, मार्केट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कम से कम 2000 स्टॉक्स हैं। और हम यदि एफएनओ कैटेगरी की भी बात करें जो बराबर ट्रेडिंग करते हैं तो उनको भी 200 के करीब स्टॉक्स मिल जाते हैं फ्यूचर्स के अंदर जो अवेलेबल है। तो आपको बहुत सारे अनगिनत ऑप्शन मौके मिलते हैं, कभी कोई चलता है कभी कोई चलता है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में थोड़ा सा अपना वर्किंग करें। टेक्निकल एनालिसिस से मेरे को ध्यान आया, ज़िंदगी भर हम फंडामेंटल के ऊपर काम करते आए थे और अक्सर मैं फेल हुआ हूँ फंडामेंटल्स के ऊपर काम करके। फंडामेंटल्स का एक और सच है कि ये
वो चीज़ होता है जो छप चुका होता है। फंडामेंटल कभी भी फ्यूचरिस्टिक नहीं दिखाता है। फ्यूचरिस्टिक दिखाता है सिर्फ यदि आपको उस कंपनी के बारे या उस सेक्टर के बारे में मालूम हो कि क्या होने वाला है, तो आप उसके आधार पर अपना डिसीजन लेते हैं, व्यू बनाते हैं। लेकिन क्योंकि हम छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उतनी बड़ी कोई टीम भी नहीं होती है, हम स्वयं एनालिसिस करते हैं, तो हम उतना एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं, नहीं हो पाते हैं। ये मान लेने में कहीं कोई बुराई नहीं है। एक्सेप्शन टू द रूल इज़ ऑलवेज देयर। हम एक्सेप्शन को कभी रूल नहीं बना सकते हैं। तो हम आम जनता की बात कर रहे हैं जो 99% कैटेगरी में फॉल करती है, जो अक्सर इस बाज़ार से खो के चले जाती है। उसका रीज़न यही होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस एक आप बोल सकते हैं एक तरह से आपको फ्यूचरिस्टिक व्यू आपको दे देता है कि क्या होने की संभावना है। क्योंकि सब बोलते हैं भाव भगवान छे, तो भाव भगवान छे क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाव जो होता है वो चार्ट्स के ऊपर छप चुका होता है, और उसका छपने का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक बिहेवियर होता है, उसमें बहुत कुछ छिपा होता है। अल्टीमेटली कोई भी भाव बनता है उसको बनाने वाले हम और आप नहीं होते हैं, वो होता है FII या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो हमारे म्यूचुअल फंड वगैरह हैं। तो ये लोग जब किसी में पैसा लगाते हैं तो इनके पास बहुत ही बेहतरीन टीम होती है रिसर्च करने की, तो उनको भरोसा रहता है, तो वो फंडामेंटल तो पूरा चेक कर लेते हैं। इसीलिए टेक्निकल के अंदर फंडामेंटल ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट बहुत हद तक हो जाता है। तो हमको देखना होता है प्राइस एक्शन बिहेवियर। यदि किसी भी स्टॉक के अंदर में हमको लगता है कोई मूवमेंट है, इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, और लगातार मतलब हायर हाई हायर लोस बना रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में हम लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। और बाज़ार कभी भी कोई पूरा एंटायर मार्केट हो, इंडेक्स वाइज या स्टॉक वाइज, कभी भी नाक के सीध में ऊपर नहीं चलती है। तो हमको ओवरऑल ट्रेंड मालूम होना चाहिए कि ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का है कि नीचे का है। उसमें फिर इन बिटवीन उतार चढ़ाव चलेंगे, क्योंकि आप ध्यान करें डेली बेसिस में आज की तारीख में लाखों ट्रेडर्स आ गए हैं जो रोज़ बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस कारण से प्राइस का मूवमेंट डे बेसिस में काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, अप डाउन होता है। अल्टीमेटली क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो डिसाइड कर देता है कि नेट में जो भी स्टॉक है या मार्केट है वो ऊपर की तरफ घिसक रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हमको प्राइस एक्शन बिहेवियर विथ वॉल्यूम, इसको हमको ज़रूर देखना चाहिए, देखना आना चाहिए। इसमें हमारे बहुत सारे जिसको बोलते हैं समस्याओं का निदान इसी के अंदर है। तो हमको इसको ध्यान रख करके हमको काम करना चाहिए, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारे ये जो अभी शुरू किया हमने मार्केट दृश्यम, तो इसका नाम इसीलिए रखा है कि हम आपको मार्केट का एक नज़रिया जो है वो कुछ पेश करेंगे हमारे हर वीडियोज़ में। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहते हैं तो आपका बहुत लाभ होने की उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप यदि हमारे इस चैनल से इसको सब्सक्राइब करके आपने यदि बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर करें। जब भी हमारा वीडियोस अपलोड होगा आपके पास आएगा, और मेरा प्रयास रहेगा आपको हर वीडियो में कम से कम एक मार्केट का कुछ नज़रिया आपसे शेयर करूं। तो ये हो गए हमारे अब मार्केट को लेकर के एक बेसिक बातें। अब हम चलते हैं, क्योंकि इस हफ्ते का 3 दिन हमारा बीत चुका है, आज एक्सपायरी है। तो हम लोग कोई भी व्यू बनाने के पहले, आपको मालूम है मेरा काम करने का तरीका क्या है, मैं एक पहले ओवरऑल व्यू बनाता हूँ। उसके बाद में ओवरऑल व्यू बनाने के लिए मैं पूरा चेक करता हूँ वर्ल्ड मार्केट को, हमारे बाज़ार को, कमोडिटीज़ को, फॉरेक्स को, सब चीज़ को मैं चेक करता हूँ। उसके बाद एक डिसीज़न बना पाता हूँ कि कहीं कोई मेरे से एरर तो नहीं हो पा रहा है। तो इसके बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे एनालिसिस परफेक्ट हो जाए, क्योंकि मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम एक बेटर प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं अपना व्यूज़ के ऊपर में, जिससे हम थोड़े से जो है बेटर इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रयास रहता है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड की बात कर लें। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है और काफ़ी लंबे समय के तक ऊपर रहना चाहिए, ऐसा लग रहा है हमको। उसका एक रीज़न है, क्योंकि मार्केट का जो काम करने का तरीका होता है उसमें बुल मार्केट और बियर मार्केट दोनों का एक शुरुआत होने का एक अपना अपना टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो बुल मार्केट हमेशा खराब खबरों के बीच में शुरुआत होती है,
और बियर मार्केट हमेशा अच्छे खबरों से के बीच में शुरुआत होती है। तो अच्छे खबर तो यहाँ पे एक भी नहीं है, जैसा हम सब जानते हैं। चारों तरफ खराब खबरों से हम घिरे हुए थे 2021 में। अब खबरें छटनी शुरू हो रही है, थोड़ा सा धुंध जितना है वो साफ़ होना शुरू हो रहा है, सिनेरियो पहले से काफ़ी बेहतर होना शुरू हो रहा है। तो बाज़ार जो एक जगह रुक गई थी और रनिंग करेक्शन जिसको बोल सकते हैं, उसमें बहुत बेहतर तरीके का टाइम वाइज प्राइस वाइज कर दिया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है। लोग कुछ बात को भूल जाते हैं कि मार्केट बहुत ही स्मार्ट है, उसको सब पता है कि आम आदमी कैसे सोचता है, कैसे काम करता है। तो समय के साथ में बहुत कुछ में बदलाव आता है, तो मार्केट के भी अंदर पार्टिसिपेंट लोग के भी काम करने के तरीके में बदलाव आता है और उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट भी अपना स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करते रहती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सब कुछ देखने के बाद भी हमको एक चीज़ और देखना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। तो जो हमारे करंट सिचुएशन है उसको हमको साथ में सिंक्रोनाइज करना होता है, तभी हम एक तो व्यू बना सकेंगे, बेटर व्यू बना सकेंगे कि सब कुछ सही है या कुछ गड़बड़ है। तो अभी फ़िलहाल जितना मैं देख रहा हूँ, हिस्टोरिकली बाज़ार ऐसे समय में बहुत अक्सर देखा गया गिरती है, जब स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, ऑल टाइम हाई पर होता है, साइन ऑफ वीकनेस नज़र आता है, बाज़ार खड़ी है। लेकिन एक चीज़ भूलना नहीं चाहिए, तूफ़ान आने के पहले एक शांत रहता है। अब वो तूफ़ान किस तरफ का है किसी को नहीं पता। तूफ़ान मतलब ख़राब करने वाला है या ये एक नए जिसको बोलते हैं एक नए मूवमेंट की शुरुआत है, ये उसका है, ये किसी को नहीं पता। सारे सिनेरियो को देख करके मुझे लगता है कि हम ऊपर की यात्रा के लिए एकदम तैयार हैं। समय भी आ चुका है अब, और जो बाज़ार को खेल करना तक कर चुका है, तो अब किसी भी दिन ये अपना कार्यक्रम ऊपर का शुरू कर सकता है। तो इसके लिए हमको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा साथी इस बाज़ार में स्टॉप लॉस है। तो जब हमारे को स्टॉप लॉस पता है कि कौन सा एरिया है जिसके नीचे दिक्कत है, तो हमको उसको मानना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, और उसके बाद हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट का एक और तरीका है, यहाँ अच्छी एनालिसिस करने से अच्छा पैसा नहीं बनता है। अच्छी एनालिसिस करके उस पर आपको विश्वास करना होता है और उस पर टिके रहना होता है, तभी आपको ढंग का पैसा बनता है। यहाँ पे कोई लंगर नहीं लगा है कि आप आए और बस सब कुछ खैरात में मिल गया। बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत होमवर्क करनी पड़ती है, माइंड गेम्स यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चलता है। तो हमको अपना मेंटल स्ट्रेंथ को हमको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमको माइंडसेट के ऊपर बहुत काम करना होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग अक्सर सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख लेते हैं, एक व्यू एनालिसिस बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपने माइंडसेट पे काम नहीं करते। ये बहुत बड़ी भूल है। तो जो इकोनॉमिक्स का नियम है, सबसे जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है डिमांड सप्लाई। तो स्टॉक मार्केट में भी हमको देखना होता है डिमांड सप्लाई, कि किस स्टॉक्स में डिमांड है या नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले मार्केट की। तो इंडिया मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, इंडिया मार्केट की डिमांड है कि नहीं है पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए। तो ब्रॉडर पिक्चर हमारा ये होता है। तो हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन बाहर के लोगों का इंडिया पे है, भरोसा इंडिया के ऊपर बहुत लोगों का है। मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया अब बनने जा रहा है, उसका एक शुरुआत हो चुका है, जहां हमने आपसे पिछले 2-3 महीने में काफ़ी कुछ न्यूज़ भी शेयर किए थे। तो यहाँ पे वो चालू हो चुका है। जैसे एप्पल के फ़ोन वगैरह सब है, वो सब यहाँ बन रहे हैं। भले कंपोनेंट्स बाहर से आ रहे हों इस समय, लेकिन असेंबलिंग तो अब यहाँ पर फुल फ्लेजेड होनी शुरू हो चुकी है। तो ये सारे काम हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे मात्रा में हो रहे हैं। तो ये एक दिखाता है कॉन्फिडेंस हमारे हिंदुस्तानी बाज़ार के ऊपर में, एज अ कंट्री जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेसेस के अंदर में भी, और जब बिज़नेस में करेंगे तो स्टॉक मार्केट में भी। क्योंकि मैं आपसे जैसा हमेशा कहता हूँ, स्टॉक मार्केट इज़ मदर ऑफ ऑल बिजनेस। तो यहाँ फाइनेंस का जो है सबसे बड़ा जो है हमको स्टॉक मार्केट के अंदर ही मिलता है। तो ये हमारा एक बहुत आपसे मैंने ग्राउंड वर्क शेयर किया है, इसको ध्यान में रखना है। और हमेशा आप कुछ भी व्यू बनाएंगे, इन चीज़ों को कभी ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक मैं बोल सकता हूँ आपको एक इस बाज़ार के काम करने का जो नज़रिया है वो आपसे मैंने शेयर किया है।
तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मार्केट दृश्य तो हमारी हो गई है इनिशियल, अब हम चलते हैं मार्केट दृश्य का दूसरे भाग में। ये हमारा कल का बाजार है वर्ल्ड मार्केट का। इंडिया मार्केट हमारे निफ्टी छोटे मोटे बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वॉलेटाइल सेशन रहा है क्योंकि आज थर्सडे मंथली एक्सपायरी है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और उस दिन बहुत सारे जो ट्रेडिंग की पोजीशंस को स्क्वायर अप होने होते हैं, रोल ओवर होने होते हैं, तो उसमें जिनकी जो पोजीशन बनी है उसके आधार पर उतार चढ़ाव रहता है। तो हमारा कल का लो 18246 का था, हाई 325 का था, और बाद में जाते जाते हम लो के आसपास बंद किए, लेकिन छोटी मोटी बढ़त के साथ ही हुए हैं। सेंसेक्स में भी सेम उसी तरह से है, और बैंक निफ्टी जो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसमें डेटा शायद थोड़ा अपडेट ठीक से नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। इंडिया विक्स में थोड़ी सी बढ़त आई है क्योंकि कल वॉलेटाइल सेशन था, तो इसमें कोई विशेष चिंता की बात इसलिए नहीं है कि हम लोग काफ़ी नीचे में हैं। जब 12 के आसपास विक्स था तो उसमें थोड़ा सा एक बढ़त आने की संभावना बनती भी है, इसलिए 14 तक गया है, तो थोड़ा सा इंडिया विक्स बढ़ा है, तो ये कोई खास बात वैसे नहीं है। डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट देखें, डाउ जोन्स प्लस में है, S&P 500 प्लस में है, नेस्डैक प्लस में है, रसल यानी स्मॉल इनका जो 2000 का इंडेक्स है ये भी प्लस में है, और वहाँ की विक्स भी जो है अभी माइनस में ही चल रही है, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। जो 32-33 चलता था ये 20 के आसपास आ गया है। और ये ब्राज़ील का जो बोवेस्पा है ये थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन दिख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ये हमारे यूरोपियन बाज़ार हैं, तो डैक्स प्लस में, फिट्सी लंदन प्लस में, कैक फ्रांस ये भी प्लस में है, और बाकी सारे बाज़ार भी ठीक ही चल रहे हैं। एशियन बाज़ार को देखें तो निके प्लस में है, ये अपना ऑस्ट्रेलिया शंघाई का देखिए चाइनीज़ मार्केट है, ये सारे के सारे प्लस में ही है। तो चाइनीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी हैंगसेंग यानी हांगकांग भी चाइनीज़ का हिस्सा है, तो ये सारे प्लस में ही चल रहे हैं। ये अपना ताइवान प्लस में है, थाईलैंड प्लस में है, और कोस्पी कोरिया भी प्लस में है, इंडोनेशिया वगैरह सब प्लस में है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं कोई दिक्कत कल नहीं थी। ये अपना फ्यूचर्स का मार्केट बंद होने के बाद में जो काम चल रहा है, तो इस समय दिख रहा है सभी लगभग प्लस में है। ये इसमें मुझे लगता है डेटा थोड़ा रिफ्रेश में कुछ दिक्कत है, क्योंकि निफ्टी जो प्लस दिखा रहा है ये उतना प्लस है नहीं, थोड़ा कम है ये। अच्छा, ये मैंने रिफ्रेश अभी नवंबर 22 आई थिंक, हो सकता है डेटा जो है ये मेरा लेटेस्ट नहीं लिया है, कोई बात नहीं, इसको हम इग्नोर करते हैं। तो मैं एक बार डायरेक्टली जो है आपको एक बार चार्ट के ऊपर ही ले चलता हूँ, तो वहाँ हम देखने का प्रयास कर लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, न्यू शेयर, ये है हमारा इन्वेस्टिंग का साइट, और इसको हम चेक कर लेते हैं इंडाइसेस फ्यूचर्स, देखते हैं अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो लेटेस्ट पोजीशन ये है, अच्छा मेरा उसमें कोई गलत नहीं था, ठीक है, ये रिफ्रेश होने में उस समय दिक्कत हुआ था। ये बहुत वॉलेटाइल है, देखिए 18473 दिखा रहा है, अभी 330 था, तो ये अचानक ही 100 पॉइंट का प्लस ही है। ये कल भी ऐसे ही हो रहा था, सुबह मैंने कल नोटिस किया था, तो अचानक ही एक बहुत पता नहीं क्यों 100 पॉइंट का घटबढ़ दिखाता है ये। लेकिन जो भी है, मोटा मोटी हम ये मान के चलते हैं कोई विशेष बढ़त है नहीं, कल जितना था उसी के आसपास है, 30-40 पॉइंट प्लस में है। अमेरिकन मार्केट भी छोटे मोटे बढ़त के साथ में ही है अभी भी, और यूरोपियन मार्केट भी प्लस में ही चल रहे हैं, और ये हमारे चाइनीज़ मार्केट भी प्लस में है, क्योंकि ग्रीन साइन मतलब सारे मार्केट काम कर रहे हैं। और ये हमारे जो एशिया के बाकी बाज़ार भी है, तो या तो हल्के फुल्के माइनस है, बाकी सब प्लस की तरफ ही है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स जो हम देख रहे हैं उसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। ये हमारा कल का हीट मैप है निफ्टी का, तो निफ्टी में लगभग सब बराबर सा काम हुआ है। 24 शेयर्स बढ़े हैं, 24 गिरे हैं। ये आपका 25 प्लस है, 25 माइनस है। 24 जो 0 से 3% के रेंज में है, और एक खाली सिंगल स्टॉक है जो मोर देन 3% है बट लेस देन 5% है। सेम चीज़ बढ़ने वाले में भी यही है, एक स्टॉक है जो 3 से ज़्यादा बढ़े है, 5 से कम है, बाकी सब लगभग 0 to 3% में है। तो फ्लैटिश सा बाजार है, बैलेंस्ड बाजार है। सेक्टर वाइज हम यहाँ देख रहे हैं, बैंकिंग फाइनेंस एज जो चल रहा है अभी बराबर के लिए, वो ठीक चल रहा है। मेटल देखिए, उसमें भी चाहे कितनी नेगेटिव खबरें चल रही हो टीवी पर, लेकिन मेटल कुछ ना कुछ प्लस कर रहा है। फार्मा ग्रीन में है,
तो फार्मा एज अ सेक्टर अभी हम इसमें टैक्टिकल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो देख के लग रहा है फार्मा के चार्ट्स के अंदर में, उसमें कुछ एक स्टॉक्स के अंदर अभी मूवमेंट आने की संभावना बनी है, उनके चार्ट्स सुधरे हैं। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, तो क्योंकि स्टॉक्स में लेने से लोगों को लगता है रिकमेंड करता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे डिवीज़ लैब है, तो ये इस तरह के स्टॉक्स अच्छी जगह पर है अवेलेबल इस समय, और यहाँ पर कुछ चाल बनने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है। ये हमारा की इंडाइसिस है। तो इस वीक में अभी तक 3 दिन का जो कारोबार हुआ है, इसमें निफ्टी बैंक पॉजिटिव में है। मैंने आपसे कहा था स्मॉल कैप मिड कैप को अब चलना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसमें चलना थोड़ा चाल शुरू हुआ है। क्योंकि बाकी हम देखें इंडेक्स को, तो उसके कंपैरिजन में ये 3 में चाल आई है, निफ्टी बैंक, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। कल भी हम देखें तो तीनों के अंदर में बढ़त ही था, तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं था। निफ्टी इस वीक में 0.77% माइनस है, लेकिन कल फ्लैटिश है। तो वीक ऑन वीक बेसिस बात करें लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग से, तो अभी हम थोड़ा लगभग 0.7% डाउन है, लेकिन अदरवाइज ठीक चल रहा है। कोई बहुत 1% का करेक्शन, इट्स नॉर्मल थिंग, नथिंग ग्रेट। तो इसके बाद में कोई विशेष मतलब इसमें हमको चिंता करने की नहीं है। सेक्टर वाइज तो जैसा कि हम लोग बात करके गए थे मंडे वाले वीडियो में, तो पीएसयू बैंक बहुत फैंटास्टिक काम किया है। अभी तक इस वीक में 6.5% बढ़ चुका है। कल के दिन 1% की बढ़त थी। अभी मीडिया में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ है। कल हमने देखा था मीडिया के कुछ स्टॉक्स चले थे ठीक। अगेन नाम मैं इसमें नहीं लूँगा अभी, लेकिन आप जानते हैं मीडिया स्टॉक्स में कौन कौन से आते हैं। तो ये वीक में भी प्लस में है, कल भी प्लस में था। प्राइवेट बैंक वीकली बेसिस में भी प्लस में, कल भी प्लस में था। तो मोटा मोटी सेक्टर स्पेसिफिक भी कुछ ना कुछ हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये हमारा नेगेटिव सेक्टर्स है। जो एनर्जी है, इस वीकली हिसाब से बात करें तो एनर्जी ऑटो में परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी और रियल्टी में नहीं दिखाई दी। आईटी सेक्टर भी वीक बेसिस में माइनस ही दिखा रहा है, और कल के दिन भी हम देखें आईटी में हल्की छोटी मोटी करेक्शन उसमें देखने को मिली है। तो ये लगभग जो है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं कुछ भी शेयर करता हूं तो डेटा के आधार पे करता हूं, और डेटा सारे थर्ड पार्टी सोर्सेज से मैं अवेलेबल मेरे को होती है, इसलिए मैं उन्हीं को आधार मान के आपसे शेयर करता हूं। तो डेटा में कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें, क्योंकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो मुझे जो डेटा मिलता है उसके आधार पे व्यू शेयर करता हूँ। ये हमारा निफ्टी के ड्रैगर्स एंड पुलर्स है। तो कल निफ्टी को गिराने वाले स्टॉक्स रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईटीसी, एलएनटी, अदानी पोर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स जो लिस्टिंग के आधार पे जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स है निफ्टी को नीचे ड्रैग करने के लिए, और निफ्टी को ऊपर ले जाने वाले सबसे फाइनेंस के स्टॉक्स ही सारे हैं। स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। कल एक अपोलो हॉस्पिटल में चाल देखने को मिली है, तो थोड़ा इसको आप अब ध्यान करें। इसका चार्ट सुधर रहा है, इसको अपने वॉचलिस्ट में आप अब ले सकते हैं। फिर इसके बाद ऑल्दो ऑटो में माइनस हम देख रहे थे वीकली बेसिस में, लेकिन कल मारुति में भी एक मूवमेंट दिखाई दिया है, तो इसको भी आप अपना रडार पे रख सकते हैं। बाकी ये सारे हैं। और अब देखिए, मैंने आपसे फाइनेंस की बात, ये फार्मा की बात की थी, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि कल के कंट्रीब्यूटर में सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है। तो मोटा मोटी ये एक छोटा सा आपको मैंने व्यू शेयर कर दिया है। पीएसयू बैंक, ये अपना फाइनेंस सेक्टर है। तो इसके अंदर में बैंक निफ्टी के अंदर में हमारे को जो परसेंटेज वाइज गेनर्स है, कल पीएनबी टॉप गेनर था, उसके बाद फेडरल बैंक है, उसके बाद स्टेट बैंक है। क्योंकि इससे पहले चार्ट में तो मैंने आपको दिखाया था कि बैंक निफ्टी में कौन है जो ऊपर गए, कौन है जो नीचे आए, लेकिन ये है बैंक निफ्टी के परसेंटेज वाइज स्टॉक का मूवमेंट। वो था निफ्टी, बैंक निफ्टी पॉइंट वाइज कंट्रीब्यूटर था। तो ये सबके आपके कल जो बढ़त थी, सिर्फ एक इंडसइंड बैंक है जो बहुत ही माइनर नेगेटिव में था, -0.03, बाकी सारे ही पॉजिटिव में थे। ये हमारा बैंक निफ्टी का जो अपना इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स है, ये वो है जिसमें स्टेट बैंक सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर था, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, पीएनबी, बीओबी। तो ये सारे कंट्रीब्यूटर्स थे। सिर्फ बहुत ही माइनर जो है इंडसइंड बैंक ने किया। तो ओवरऑल सारे के सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स कल कंट्रीब्यूटर्स थे जो है। इसके बाद में हमारा ये पीएसयू बैंक्स है। तो पीएसयू बैंक में मेनली 4 बैंक चले थे, एसबीआई, पीएनबी, कैन बैंक एंड बीओबी। बाकी सब में
एक रनिंग करेक्शन जिसको बोल सकते हैं वो देखा गया कल। ये हमारा चार्ट है। इस चार्ट के हिसाब से ये हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग था, तो उससे थोड़ा हल्का सा नीचे ही हमारा अभी क्लोज है। हमने आपसे बात की थी मंडे को कि हम एक बार करेक्शन कर सकते हैं इस वीक में, जो कि नीचे 18,000 तक आ सकता है, तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं करना है। तो हमने ये लाइन भी ड्रॉ कर रखी थी, लेकिन अपना ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही मेंटेन्ड है। तो जो भी करेक्शन करनी है इसने यहाँ कर रखी है। और 3 दिन के इस कारोबार में भी आप देखेंगे तो मंडे नीचे क्लोजिंग होने के बाद ट्यूसडे ऊपर हम बंद हुए। कल भले रेड कैंडल दिख रही है, लेकिन परसों के कंपैरिजन में भी कल हम ऊपर ही बंद हुए हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे को कहीं कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फ़िलहाल चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है। ये हमने आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं कल का 15 मिनट्स का चार्ट। तो पूरे दिन हम देखें, पहले 1 घंटे में बाज़ार नीचे गिरा है, तो जो भी गैप अप खुला था उसको पूरा मेकअप कर दिया है। फिर लगभग साइडवेज खड़ा रह गया कि 15 से 20 पॉइंट में ऑलमोस्ट पूरा दिन निकाल दिया। फिर 2 बजे के बाद हमने देखा 2 से 3 में इसमें मूव आई ऊपर में, जो छोटे छोटे पॉइंट करके बढ़ाते बढ़ाते खींच करके जो है करीब 100 पॉइंट की हमने एक चाल ऊपर की साइड में देखा। उसके बाद जाते जाते ये पूरा नीचे गिरा दिया। तो ये जो है बहुत कुछ अपने आप में बोलता है। तो इसको समझने के लिए, स्टडी करने के लिए वही बात आपको प्रैक्टिस करनी होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है इसको देख करके कि ऑप्शंस के चक्कर में, जो मंथली एक्सपायरी के चक्कर में ऑप्शन में जो खेलने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कल पूरा गेम को मैनिपुलेट किया है। नीचे गिराना, फिर इसको ऊपर बढ़ाना, फिर इसको नीचे गिराना। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ के ये लोग कॉल और पुट के वैल्यूज़ को है इरोड करके अपने घर में ले जाते हैं। और एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिनको एक्सचेंज से फ्री में फाइनेंस चाहिए होता है, वो इस तरह के मैनिपुलेशन कर पाते हैं ड्यूरिंग मंथ एंड के टाइम पे, क्योंकि इस समय 1 या 2 दिन बचा रहता है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा राइटिंग होके रखी रहती है, तो वहाँ ये लोग इस तरह के मैनेजमेंट बोल सकते हैं आप, या मैनिपुलेशन बोल सकते हैं, वो कर लेते हैं। और प्रीमियम डीके को बहुत फास्ट ये लोग दोनों तरफ के करके अपने घर में पैसे ले आते हैं। ये है बड़े स्मार्ट ट्रेडर्स लोगों का काम। तो यही हमने देखा बैंक निफ्टी के अंदर में। हम बैंक निफ्टी तो फ्राइडे से ऊपर ही है, हम नीचे खुले, तो ये बहुत स्ट्रेंथ है इस इंडेक्स के अंदर में, कहीं कोई कमज़ोरी नहीं है। कंटिन्यूसली हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं और हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। और फ्राइडे के क्लोजिंग से ऊपर, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हमको एक नया हमको देखने को कल मिला है। ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। हालांकि जाते जाते गिरा दिया है, तो इसको लोग ख़राब समझ सकते हैं, लेकिन गिराया तो इस जगह में भी था, ये आप देख रहे हैं, गिराया तो यहाँ पे भी था। लेकिन उसके बाद क्या आप देख रहे, सामने नज़ारा आपके सामने है। ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का है। पूरे दिन ये शुरू में खड़ा रहा, गैप अप खुल के, ये नीचे नहीं गिरा। लास्ट में इन्होंने क्या किया देखिए, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में खींच के ऊपर ले गए और आधे घंटे में सब नीचे गिरा के बराबर करके जहाँ से ऊपर गए थे वापस वहीं ले आए। तो इसमें दोनों तरफ के कॉल और पुट के प्रीमियम्स में इन्होंने गेम खेला है। अब इसको लेके मार्केट में अलग अलग एनालिस्ट की अपने अलग अलग व्यू शेयर होते हैं। मैं सिर्फ मेरा नज़रिया शेयर करता हूँ। सही गलत क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन मार्केट में मुझे कहीं कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही है। ये हमारा निफ्टी 500 है। फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी उससे ज़रा सा नीचे हम अभी हैं, तो इसमें भी एक जो करेक्शन होना था वो हो गया है। और हमारा जो एक ये मूविंग एवरेज का चैनल बना है, अभी तक उसके ऊपर में ही मेंटेन करके रखा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 निफ्टी 500 के स्टॉक्स में भी हमने देखा है कि इसके अंदर में, क्योंकि सेंटीमेंट क्या होता है, जब बाज़ार का सेंटीमेंट डिसाइड करता है निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके आधार पे ये अपने मूवमेंट दिखाते हैं। तो जब वो सब गिरे तो उसके आधार पे ये भी अपना मूवमेंट लिए हैं, वो चले तो ये भी चले हैं, और लास्ट में गिरे तो ये भी गिर गए। इससे कोई प्रीमियम डीके का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ब्रॉडर पार्टिसिपेशन इस तरह से होता है इसमें। मिड कैप जो हम बात की कि अब इसको चलना चाहिए, ये देखिए फ्राइडे का क्लोज था। उसके बाद मंडे को हमारा ऑलमोस्ट सेम क्लोजिंग चला और हम ऊपर बढ़ना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल ऑलमोस्ट फ्राइडे को हाई को टच करके उसके ओपनिंग के आसपास का क्लोजिंग दिया है, तो ये अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और जो हमारे फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, एक सही जगह पर अभी अटका हुआ है। देखते हैं अभी भी इसके ऊपर निकाल लेता है, और ये जो हमारे जो चैनल बने हुए मूविंग एवरेज के, इसके ऊपर चला जाता है, तब इसमें एक नया स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट ठीक बन रहा है, ऐसा एक कल नज़र आया है।
ये मिड कैप का हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है। तो इसमें भी हम देख के पूरा दिन एक रेंज में काम किया। जब मार्केट सेंटीमेंट लास्ट में खराब हुआ तो ये भी पीछे पीछे गिरा दिए, लेकिन ये जो लास्ट का कैंडल होता है ना, इसको ज़्यादा हम नहीं वेटेज देते क्योंकि ये इस कैंडल का जो काम है आधे घंटे का, इसका ये एवरेज आउट कर लेता है क्लोजिंग के टाइम पे, इसलिए ग्रीन दिखाई दे रहा है। लेकिन हम मोटा मोटी बंद नीचे की तरफ ही हुए थे, तो क्लोजिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु ओवरऑल मूवमेंट जो हमने देखा डे ऑन डे बेसिस सही था। स्मॉल कैप ये ज़्यादा गिरा था भी नहीं, इसलिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं। अक्सर देखा गया यदि मार्केट को गिरना होता है ना, तो स्मॉल कैप वगैरह जो है ये सब ज़्यादा गिर जाते हैं, लेकिन ये आप देखिए ये एक दायरे में खड़ा हुआ है। अब स्मॉल कैप मिड कैप में तो गुंजाइश थी भी, करेक्शन यदि करना होता है तो वो कर सकते थे कि उनमें चालें पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा आ रखी थी, जो है वो करना चाहते थे और भी करेक्शन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया ना। तो अब नहीं किया तो फिर कब करेंगे दोस्तों। तो ये तो अपना देखिए फ्राइडे की क्लोजिंग है, इसके बाद ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया है। तो एकदम अभी तक इंडिकेशन कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। मैं आपको कहीं भी ये नहीं बता रहा हूँ कि सब हरा भरा हो चुका है, लेकिन ये है मेरे को कुछ खराबी नज़र नहीं आ रही। तो जब तक मेरे चार्ट्स और उस पर छपे हुए भाव मुझे गलत नहीं बोलेंगे, तब तक मैं नज़रिया गलत रखूँगा नहीं। स्मॉल कैप को देखिए, गैप अप खुलने के बाद पूरे दिन ऊपर ही गया है, जाते जाते नीचे गिर भी गया तो भी ओपनिंग के ऊपर ही है। जो पहला जो 15 मिनट का काम हुआ था उसके हाई के ऊपर ही है क्लोजिंग में भी। तो ये स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया है। तो आपने देखा होगा जब भी बाज़ार गिरते हैं तो गिरने वाले बाज़ार में सबसे पहले ये स्टॉक्स एकदम धड़ाधड़ गिरते हैं काफ़ी तेज़ी से। यहाँ तो हमें कोई वीकनेस नज़र नहीं आया है। तो ये है, इसीलिए आपको मैंने स्लाइड बना रखा है, लर्न टू ट्रेड सक्सेसफुली। आप अपना ट्रेड सेटअप को बनाएं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझें, ये बहुत ज़रूरी है। और कभी भी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम होना चाहिए। आप यदि कोई भी सौदा लेते हैं, यानी आप 100 रुपये यदि खोने को तैयार हैं, तो 100 रुपया आप पाने की चाहत भी आपको रखनी चाहिए। आपको लगता है किसी में 10 रुपये का चाल आएगा लेकिन स्टॉप लॉस 20 रुपये का है, तो ऐसे ट्रेड में आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो एंट्री पॉइंट बहुत ज़रूरी होती है, आपको डिसाइड करना। हो सकता है आपके लिए इस समय 10 रुपये का उसमें दिख रहा है कि टारगेट है और 20 का स्टॉप लॉस है, इंतज़ार करिए। जब वो नीचे गिरेगा, स्टॉप लॉस 10 रुपये का बन जाएगा, तब रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा, तो वो आपकी एंट्री पॉइंट बन जाएगी। तो आप उस तरह से नज़रिया रखिए। तो जितना आपके स्टॉप लॉस एरिया के आसपास आप ले पाएंगे, उतना आपका नुकसान कम है, उतना आपका रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो ये एक परफेक्ट जिसको बोलते हैं ट्रेड सेटअप बनाने की स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट बुकिंग मैंने आपसे आज के वीडियो के शुरुआत में शेयर किया है। एज अ डे ट्रेडर आपको 2-1% का प्रॉफिट मिल जाए बहुत है, लालच मत करिए, बुक करिए, बाहर निकालिए। 1% यदि आप एवरेज रोज का निकाल लेते हैं, 20 ट्रेडिंग सेशन है महीने में, तो 20% महीने का होता है। बाकी मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि थ्योरेटिकल बातें बहुत अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट होना होता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मेरा काम है आपका नुकसान से बचाना। तो पैसे बचा लिए, समझो कमा लिए। तो आप यदि पैसे बचा लिए तो आपके पास चाहे आधा % बचे, चाहे 0.25% बचे, चाहे 1% बचे, कुछ तो बचेगा। सब जोड़ेंगे तो महीने का रिटर्न बहुत बेहतरीन बन जाएगा। तो ये हो गया इनके लिए जो रेगुलर फुल टाइम ट्रेडर्स हैं। और जो बाकी बिजनेस में या प्रोफेशन में लगे हैं, उनको करना है स्विंग ट्रेडिंग। तो हम आपसे जब कोई चीज़ के बारे में शेयर करते हैं तो आपको पता है चाल बन रही है। तो नॉर्मली चाल जो बनती है वो 1 वीक से 10 डेज का चाल बनती है, तो उसमें आप एंट्री लीजिए। डेली आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो भी टारगेट डिसाइडेड है उस पर रोज़ लगा के छोड़ दिया करिए, अपने आप टारगेट हिट हो जाएगा, या स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, अपने आप स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बस ऐसे काम करिए। तो एक्सपेक्टेशन और रिटर्न ऑन कैपिटल मैंने आपसे बता ही दिया है इस वीडियो में। तो बहुत कुछ लर्निंग आपको मैंने दे दिया है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके लिए बहुत वैल्यू आज दिया है इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर ट्रेडिंग आज के लिए ये शेयर कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है 24, आज का हाईएस्ट लेवल 43,000 का है। कल हम क्लोजिंग दिए थे 42,725 के आसपास। तो हम यदि वैसे देखें तो मंथ का लेवल हमारा 41,700 के ऊपर हम बुलिश हैं। हमारा नेक्स्ट लॉजिकल लेवल 42,500 था जो हम कल पहुंच गए हैं। तो अब हमारा वैसे तो नेक्स्ट लॉजिकल लेवल 43,300 के ऊपर आता है। तो हमारा रेंज अब बन गया है 41,700 से लेके 43,300। ये अब हमारा इस बचे हुए महीने के दिन का। अब हमको इसमें वीक में शिफ्ट करना है। तो वीकली बेसिस में हम जब तक 42,550 के ऊपर हैं तब तक हम बुलिश हैं।
42,350 एंड 550 के बीच में हम न्यूट्रल जोन में हैं। उसके नीचे जाने से ही कमजोरी है। मजे की बात है, आज का लेवल देखिए, आज का लेवल का लोएस्ट है 42,445, यानी आप न्यूट्रल जोन से बुलिश के जोन में आपका सेटअप है ये पूरा। इसका मतलब है लॉजिकली एज अ ट्रेडर आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, क्योंकि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, तो आपको मंथ का ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, वीक का ट्रेंड पॉजिटिव है, और डे का ट्रेंड में आपको कोई भी गिरावट मिलती है किसी भी रीजन से, तो यहाँ आपको एंट्री की पोजीशन बनानी चाहिए। मेरे लेवल्स पे काम करने का तरीका बता दूं, हाईएस्ट लेवल लोएस्ट लेवल जल्दी से नहीं कटते हैं, 80-85% केस में नहीं कटते हैं। कट भी जाए तो कोई खास बात नहीं है, उसके ऊपर टिकना चाहिए कम से कम आधा से 1 घंटा। यदि आधा घंटा के ऊपर टिक गया तब फिर वो लेवल के अंदर वापस जल्दी से नहीं आएगा, इसकी चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। कल का दिन देखें तो कल का दिन बैंक निफ्टी अपना हाईएस्ट लेवल के ऊपर खुला और पूरे दिन ऊपर ही काम किया, उसके बाद वहीं से ऊपर खिसका के ले आता रहा और एक बार भी उसके नीचे नहीं आया, जबकि निफ्टी अपना हाईएस्ट लेवल को क्रॉस कर ही नहीं पाया। वो अपना न्यूट्रल टू पॉजिटिव जोन में यानी R3 और इसके बीच में ही काम कर रहा था कल निफ्टी। तो लेवल्स पे आप काम करें, प्रैक्टिस करें। फिर दोहरा देता हूँ, हमारे शेयर किए गए लेवल गोल्ड माइन की तरह काम करते हैं। आपको जो 1% का रिटर्न चाहिए आप 1 से 10% रोज का निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग आप कैश में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं या ऑप्शन में कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोग को बहुत स्किल की ज़रूरत है, बहुत लर्निंग की ज़रूरत है। उसके बगैर नहीं काम करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान लग सकता है। कैश में काम करेंगे तो रियल टर्म में प्रॉफिट भले छोटा दिखता है लेकिन लॉस भी छोटा ही होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के करें। तो जिनको इसको सीरियस बिजनेस बनाना है वो इसके अंदर अपनी लर्निंग के अंदर फोकस करके और अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। पैसा बहुत बड़ा है इस बाज़ार में, ये आपको मैंने एक व्यू शेयर कर दिया है, आप उसको देख के ध्यान में रखें। ये हमारा निफ्टी का सेटअप है। कल हमारा निफ्टी 18,270 के आसपास बंद हुआ है, 265 पकड़ लेते हैं। तो मंथ बेसिस पे देखें तो हमारी क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, हम पॉजिटिव जोन में हैं। 18,400 हमारा नेक्स्ट लेवल था जो कि हम अचीव कर चुके हैं। तो अभी हम इसी जोन में फंसे हुए हैं। नीचे हमारा सपोर्ट जो है, जब तक हम न्यूट्रल जोन 17,800 तक है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वीक में शिफ्ट करते हैं तो वीकली हमारा 18,050 का लो है। 18,125 175 के बीच में हम कल जा चुके हैं ऑलरेडी और वहाँ से हम रिकवर कर गए हैं। तो यदि फिर से नीचे आना चाहे तो आ सकता है, कहीं कोई हर्जा नहीं है। अब क्योंकि वीक में 2 दिन रह गया है तो इसको टच कर ले, ये काट भी जाता है इसके नीचे तो भी कोई बहुत मतलब हाई तौबा नहीं होने वाली है, क्योंकि नीचे जा सकता है परंतु टिक नहीं सकता है, उसको तुरंत ही बाउंस बैक ले लेना है। ओवरऑल स्ट्रेंथ होता है बाजार में तो इसी तरह से मार्केट में चाल बनती है। तो ये हमारा वीक का है। वीकली हम जब तक 18,275 के ऊपर हैं तब तक हम कमज़ोर नहीं, न्यूट्रल जोन में हैं। तो कल हम लगभग न्यूट्रल जोन में ही काम किए हैं, हम थोड़ा कमज़ोर से न्यूट्रल जोन में काम किए हैं। आज का भी हमारा जो लेवल है वो कमज़ोर, यदि हम 18,260 के नीचे हम वीक रहेंगे तो ये आपके सामने में ऑलरेडी वीक का लेवल भी बना हुआ है, तो इसको हमको देखना ज़रूरी है। यदि हम इसके ऊपर हैं तो ये हम पॉजिटिव रहेंगे। तो हमारा एक दायरा आज का भी जो बना हुआ वो मोटा मोटी 18,175 से लेकर के 18,350 के बीच में ही है। तो इसके हिसाब से अपने को आज का काम करने का ध्यान रखना है, बीच में लेकर के कहीं फंसना नहीं है। यहाँ यदि बाजार नीचे आए तो लेने का ध्यान कर सकते हैं और ऊपर आए तो प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट सेल का भी ध्यान कर सकते हैं। दोनों तरफ में आपका रिस्क और रेशियो अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस आप 30 to 50 पॉइंट्स का पकड़ ले, ये एक आइडियल स्टॉप लॉस होता है निफ्टी में काम करने वालों के लिए एज अ डे ट्रेडर। तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना करके आप काम करें और किसी भी लेवल पर काम करें तो आपको दिक्कत विशेष नहीं होनी चाहिए। छोटे क्वांटिटी में कर करके प्रैक्टिस करिए, ये आपको एक गाइडेंस हमारी तरफ से है। ये निफ्टी का फ्यूचर्स का लेवल है, इसको आप देख लीजिएगा। ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का लेवल है। तो सारे हमने आपसे शेयर कर लिए। इंटरनेशनल मार्केट आपको सब मैंने एक ब्रॉडर व्यू आपको दिया था, एक चार्ट फॉर्म आपको टेबुलर फॉर्म में ये चार्ट्स है। डाउ जोन्स फर्स्ट क्लास ऊपर जा रहा है, फ्राइडे के बाद भी ऊपर चलते जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इस हाई के आसपास पहुंच गया है। यहाँ अटक सकता है, अटकना चाहे तो, निकालना चाहे तो निकल सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ओवरऑल है मार्केट में।
नस्डैक ये भी अपना जो है संभाल के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये डाउ जोन्स का वापस आपको दिखा रहा हूँ। देखिए चार्ट में क्या होता है, हैमर लोग ढूंढते हैं, बॉटम ढूंढते हैं, तो देखिए ये डबल बॉटम बना है। तो कोई एक बड़ी चाल गिरावट की आकर के डबल बॉटम बनता है, तो यहाँ पर हमको विश्वास करना पड़ता है, करना चाहिए, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन जाता है। तो यहाँ से कम एक बाउंस बैक तो बनता है। आप इस जगह भी देखिए, एक फॉल आया, उसके बाद नीचे में एक हैमर सा बना, इसका फॉलोअप ऊपर का मिल गया, तो मिलने के बाद में ओवरऑल ऊपर ही चल रहा है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हम सारे चार्ट दिखाएंगे आपको, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। तो ये अपना रसल का है। इसमें देखिए यहाँ पर एक लो बना था, उसी लो को यहाँ पर 2 बार रीटेस्टिंग हो गया है। तो यहाँ पे जो एक करेक्शन ना करके रीटेस्टिंग ये भी इसको किया है और संभाल के ऊपर खींच के ले गया है। तो उसके बाद में हमने 2 लाइन बना ली। ये मेरा तरीका है काम करने का, एक इसका लो का और एक इसके लो का। इन दोनों के ऊपर में आने के बाद देखिए टिका करके ऊपर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका फंसने का जोन है, यहीं अटका हुआ है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ऊपर से भी है, ये पूरा बड़ा फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा है, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ सही जा रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर, ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर में सुधार आ चुका है। अब इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 1960 के ऊपर जाए या इसका ये टॉप के ऊपर निकल जाए, उसके बाद इसमें अच्छा चाल देखने को मिलना चाहिए। ये अपना S&P 500 है, इसका भी सेम वही स्टोरी है। तो ये एक करेक्शन के बाद में नीचे एक बॉटम बना के बहुत बड़ा सा इसने ग्रीन कैंडल बनाया है। तो इस जगह पर ऐसा कैंडल बनना फॉल्स या फेक नहीं माना जाता है, फॉलोअप चाहिए अपने को। तो नेक्स्ट डे फॉलोअप रेड कैंडल आया, लेकिन उसके बाद भी ऊपर निकाल के ले गया है। तो जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, ये अपना सुपर ट्रेंड भी मैंने एक लगा रखा है, इसके ऊपर भी आ गया है। तो ये फिलहाल के लिए इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया है। तो अमेरिकन मार्केट के चार्ट स्ट्रक्चर भी बोल रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा यूके का चार्ट है, लंदन का। तो लंदन का हमारा चार्ट आप देखिए, फिटसी लंदन फ्राइडे के बाद ऊपर ही चलते जा रहे हैं। तो इसमें ये जो गिरावट थी, इसके बाद कितना क्लासिक एक हैमर बना यहाँ पे, और इसके बाद फॉलोअप इसका ऊपर में आ गया। तो बस अब इस हाई के ऊपर में ये जो हाई बना हुआ है, इसके ऊपर में इसका लो भी है। तो ये सारे एक लाइन हमारा ड्रॉ गया। इसके बाद जैसे बाजार ऊपर निकले, मतलब बाजार संभल गए और फर्स्ट क्लास निकाल के ले जा रहा है। तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस ये भी अपना यहाँ पर एक हैमर बना के जब फॉलोअप ऊपर आ गया था, इसके आगे ऊपर चलते जा रहा है। जो रिसेंट के 2 हाइज है, इसको क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, अभी भी ऊपर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। डैक्स जर्मनी, इसका भी सेम स्टोरी है। डबल बॉटम एक साथ 2 हैमर बना, ठीक निकाल के ले जा रहा है। इस हाई को क्रॉस कर चुका है, इसके आसपास फंसा है, लेकिन जिस तरह से स्ट्रक्चर बना रखा है फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है थकावट, हो सकता है कुछ खड़े और हो जाए, या हो सकता है एक कैंडल नीचे के बन जाए, लेकिन कोई मेजर दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम कमोडिटीज, डॉलर इंडेक्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर है अपना, जिसमें हमारे M6 के सिल्वर प्लस में है, गोल्ड प्लस में है, नेचुरल गैस हमारे प्लस में कल दिखा रहे थे, क्रूड ऑयल -5% है। बहुत बड़ी करेक्शन आई है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, एक बार हमारा क्रूड ऑयल नीचे गिर जाए, ब्रेंट हमारा 87 डॉलर के आसपास बंद हो जाए, 88 डॉलर के आसपास, फिर हम 80 के नीचे भी आएंगे और उसका नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट एनीवेयर बिटवीन 72 to 74 बनता है। शायद 71 तक भी आए तो आश्चर्य मत करिएगा। लोगों को विश्वास होता नहीं जब मैं ऐसी बातें इतना करता हूँ। सबको लगता है कि कोई ज्योतिषी वाला बात कर रहा है। ज्योतिषी नहीं है, ये चार्ट है जो बोलता है, और मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। मैंने ऐसी बात आपसे $120 में भी शेयर किया था, जब वर्ल्ड मार्केट की कोई पोजीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, कि वहाँ पे अब ये नीचे एक बार आना चाहिए। तो वैसा ही हम लोग देखे, उतार चढ़ाव चलता ही है। 120 से 100 आया, फिर 107-8 गया, 11-12 गया, फिर नीचे आया, लेकिन जहाँ 98 के नीचे क्लोजिंग मिल गई उसने कंफर्म कर दिया, फिर अपनी नीचे की यात्रा फर्दर शुरू कर दिया। तो ऐसे काम होते हैं। मेटल में देखिए, कॉपर में भी थोड़ी मूवमेंट आई है, निकल भी ठीक थोड़ा मूवमेंट दे रहा है, एल्युमिनियम में भी मूवमेंट ठीक चल रहा है। ओवरऑल क्रूड कमज़ोर है, बहुत अच्छा बात है हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स के लिए। सिल्वर जितने मेटल है ये हमारे प्लस में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा डॉलर टर्म्स में इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स हैं। तो गोल्ड प्लस में, सिल्वर प्लस में, कॉपर प्लस में, प्लैटिनम प्लस में, क्रूड हमारे माइनस में है।
यहाँ ब्रेंट प्लस में दिखा रहा है, हो सकता है उस समय जब मैंने रिकॉर्ड किया तो छोटी सी इसमें बाउंस बैक लिए हैं, लेकिन ओवरऑल $85 की क्लोजिंग है। तो हमको क्लोजिंग 88 के नीचे की चाहिए थी, तो फर्स्ट क्लास है, नीचे चल रहा है। तो जब भी मैंने ये किया था उस समय का ये है ये अपना सॉरी ये है मेरा आज सुबह का है ये 7। तो अभी थोड़ा सा ये आज सुबह का पोजीशन दिखा रहा है। ये फ्यूचर्स के लाइव मार्केट के रेट्स है, ये क्लोज होने के बाद के रेट्स हैं। तो क्लोज होने के बाद के रेट में हम देख रहे हैं मेटल में सभी में हमको बढ़त मिली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा डॉलर इंडेक्स है, ये फर्स्ट क्लास, जहां हमारा 109 के नीचे गिरा है उसके बाद देखिए कितना फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो ये $109 के नीचे गया, हमने आपसे कहा था 105 के आसपास तक आ सकता है। तो ये फर्स्ट क्लास यहाँ की ओर अग्रसर है, अभी 106 है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये गिरते पड़ते जैसे चाल नीचे आया फिर बाउंस बैक लिया, फिर नीचे आएगा फिर बाउंस बैक लेगा, ये चलता रहेगा। तो ये हमारा इंडियन करेंसी, ये एक्चुअली में डॉलर इंडेक्स के हिसाब से उतना इसमें स्ट्रेंथ नज़र नहीं आया जितनी कमज़ोरी डॉलर इंडेक्स में है। इसमें उतनी गिरावट नहीं है जितनी आनी चाहिए। तो ये लेकिन जिस तरह से काम कर रहा है, ये यहाँ पे भी बता चुका था कि अपने इसका जो एक टॉप ऑलमोस्ट लंबे टाइम का लग चुका है। अभी भी यहाँ पर आके थोड़ा थकावट सा दिखा रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये आने वाले दिनों में नीचे की तरफ गिरते हुए दिखना चाहिए हमको जो है। ये हमारा गोल्ड फ्यूचर्स है M6 का, तो ये ठीक काम करके निकाल रहा है। अपना लंबे टाइम का करेक्शन करने के बाद डबल बॉटम बना करके ये निकाल के जा रहा है। तो हर जगह आपने क्या देखा, प्रीवियस जो लोज थे उसको ब्रेक कर सकता है, हो सकता है, लेकिन ब्रेक करने के बाद में एक वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। तो ये स्टॉप लॉस का एरिया था गोल्ड का। आपको स्टॉप लॉस का थोड़ा एक समझा दे रहा हूँ इस वीडियो में, एक और आपको लर्निंग देता हूँ। तो इसके नीचे चला गया, स्टॉप लॉस बाहर निकल जाए क्योंकि यहाँ का चार्ट खराब हो जाता है। इसके ऊपर आ गया, फिर से ले लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन जिस भी सौदे में, जैसे ये सौदा है, यहाँ आपने वापस एंट्री बनाया, इसका फॉलोअप आ गया, तो वो एक सौदा में जितने स्टॉप लॉस हिट आपके यहाँ पे हुए थे, सबके पैसे सिंगल ट्रेड में निकल जाते हैं। उसके बाद आपका कमाई का रास्ता बन जाता है। अब ये ऊपर जाके जब इसने कंफर्म कर दिया इस तरह से गैप अप दे करके, तो इसने ये कंफर्म कर दिया कि अब ये जो आपका लो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बन जाएगा। 1 है, 2 है, 3 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से 2 बार सपोर्ट ले लिया और ऊपर निकाल के ले गया। तो ये अटकने का जगह है, जो इसका प्रीवियस हाई, अभी रिसेंट हाइज जो बने थे तो इसलिए अटका हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ है इसके अंदर में। चार्ट स्ट्रक्चर इसका बहुत बढ़िया बन चुका है। अब डॉलर, अब ये गोल्ड अपना अगला ऊपर अपसाइड के लिए एकदम तैयार है। सिल्वर का सेम वही स्टोरी है, हालांकि इसमें चाल अभी तक उतनी नहीं आई है, थोड़ी कम है, परंतु स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया बन चुका है। लंबे टाइम के करेक्शन के बाद में ग्रेवस्टोन डोजी बना है 62% के रिट्रेसमेंट में, और वहाँ से खींच के निकाल के लेके गया है। तो ये एकदम बढ़िया है और ये बड़ी चाल के लिए तैयार हो चुका है। मूविंग एवरेज के ऊपर भी काम कर रहा है और मेंटेन कर रहा है इस चैनल के ऊपर में आराम से। तो छोटे मोटे डिप आएंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हुआ, नीचे आया तो जो टेक्निकल देखते हैं वो यहाँ बाहर हो गए, फिर खींच के ले गया, फिर नीचे ला के थोड़ा यहाँ खड़ा कर दिया, फिर ले गया। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर आप यदि देखेंगे वीक ऑन वीक बेसिस में, तो आपको दिखाई देगा कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आप उसका हिसाब से अपना पोजीशंस को बना के काम करेंगे। कॉपर का सेम स्टोरी है, ये एक बढ़िया सा लो बना था, उसकी रीटेस्टिंग हो गई। अब इसमें हालांकि उतना तेज़ी नहीं दिखा है, लेकिन धीरे धीरे घिसका के ऊपर ही जा रहा है। तो बीच बीच में करेक्शन आते हैं, आएंगे, लेकिन ठीक है मोटा मोटी चीज़ इसका। तो ये कॉपर का फ्यूचर अपना डॉलर टर्म्स में है, तो डॉलर टर्म में भी अपने मूविंग एवरेज को मेंटेन करके ऊपर चल रहा है, इसी को सपोर्ट लेके खींच रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं इसको देख रहा हूँ, ऐसा देख के लग रहा है अब एक ये बड़ी चाल के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी। बहुत बड़े टाइम का इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है एक बड़े फॉल के बाद में, और यहाँ पर एक क्लासिकल हैमर जो है बॉटम पे बना था, वहाँ से खींच के ले गया है। तो प्राइस वाइज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन संभाल रखा है, ऊपर की तरफ खिसकना शुरू कर दिया है। तो ये आने वाले समय में अच्छा काम करने की पूरी संभावना है। ब्रेंट का देखिए, हम लोग इस जगह से बात करते आ रहे थे, तो जब हम इस जगह पर थे, बाउंस बैक लेके यहाँ आया था, तो हमने कि ये लाइन उस समय ड्रॉ कर रखी थी येलो वाली। तो देखिए एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, बाउंस बैक किया, लेकिन जैसे इसने एक बार तोड़ करके यहाँ कंफर्म कर दिया, उसके बाद भले बाउंस बैक ले लें, लेकिन अपना स्ट्रक्चर को इसने यहाँ कमज़ोर कर दिया। तो इसलिए हमारे को 97 के नीचे की क्लोजिंग जब मिल गई, अब हमारा ये
नया हाई बन गया। तो अब हमारे लिए जब तक हम 98 या $100 के नीचे नीचे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इसका जो टॉप बना हुआ था, अब ये इसके लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इस जगह पर अटक रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ अटक रहा है और यहीं से बाउंस बैक ले रहा है। अब ये जो हमारी रेड लाइन ड्रॉ है 86 की, अब 86-85 के जोन के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है 2-4 दिन की लगातार, तो ये इस चैनल से निकल के नीचे वाले चैनल में आ जाएगा, तो फिर हमारा चैनल बन जाएगा 85 से 77 का। फिर उसके बाद में 1-2 महीना उसमें लगा सकता है, फिर हम नेक्स्ट नीचे के लेवल पे आ जाएंगे 77 से 66 के चैनल पे। तो ये इस तरह से चलेगा। ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर इसका कमज़ोर हो चुका है और ये नीचे की यात्रा में अपने आ चुका है। अब डॉलर अपना जो ब्रेंट ऑयल है ये अपने कंफर्ट जोन में आ गया है, जो हमने आपसे इस जगह शेयर किया था कि इसका वर्ल्ड मार्केट के लिए इसका जो एक दायरा है वो $85-86 से लेकर के नीचे में $35-40 है। इसके बीच में जब तक है तब तक ये ठीक है, और लगभग 2-5 साल के अंदर में ये इसी के अंदर उतार चढ़ाव करते हैं। तो ये हमने देखा है इसको ऐसे ही काम करते हुए। तो यहाँ इसका 67 का लो जो यहाँ पे दिख रहा है, तो अब 67 से लेके 87 ये हमारा आने वाले समय का एक रेंज बन जाएगा, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में सिचुएशन भी सुधर रही है, तो ये होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो जब ऑयल नीचे गिरता है इसका फ़ायदा डायरेक्टली हमको मिलता है। ये हमारा MCX का है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं 9600 के लेवल से गिरते पड़ते नीचे ही जा रहा है। बीच बीच में बाउंस बैक आते हैं ज़रूर हैं, लेकिन जो इसका ये जो टॉप अप बन गया है 1, 2, 3, यहाँ पर पहले ये लो थे, ये इसके अब टॉप है, तो ये जो लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग, इसका 7500 से 7600 बहुत स्ट्रॉन्ग इसका अब बन चुका है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जो हमारे जो मूविंग एवरेज का चैनल है इसके ऊपर इसको नहीं जाना है, इसके नीचे रहना है, तब तक कमज़ोर ही रहेंगे। ऊपर चला भी जाएगा तो हमको यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जो लोग क्रूड में काम करते हैं ये उनके लिए है। तो अभी फ़िलहाल 6900 के आसपास काम कर रहा है, तो 6900 से लेके 7400 ये अभी इसका आने वाले समय का डायरेक्शन है। और ये लो को अब यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है, अटक रखा है। यदि यहाँ पर इसको ब्रेक करके क्लोज नीचे का देगा तो हम नीचे का चैनल बना लेंगे, और वो होना चाहिए, बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड मार्केट में क्रूड के प्राइस डॉलर टर्म्स में गिरने का ढंग दिखा रहे हैं। तो मैंने आपसे बहुत सारे चीज़ों को शेयर कर लिया है। एक सेकंड दोस्तों, तो अब मार्केट का सारा एक आपको मैंने पूरा नज़रिया दिखा दिया है, और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि बाज़ार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अपडेट वीडियो वैसे तो बहुत छोटा होता है, लेकिन आज काफ़ी बड़ा बन गया है, क्योंकि डेवलपमेंट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे। आज मंथली एक्सपायरी भी है और बहुत सारे यहाँ पर है, तो कहीं कोई घबराहट नहीं है। मोटा मोटी नटशल में बात यह है, बाज़ार यहाँ से गिरेंगे ऐसा सब जगह एक पूरा हल्ला चल रहा है, तो कोई ख़ास बात नहीं है। आप थोड़ा सोच अपना वैसे रखेंगे, थोड़ा हट के, तो ही आप पैसे यहाँ पे अच्छा बना सकते हैं। डेयरिंग होने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली कूद के चले जाएं। तो आप एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशन हल्की ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एकदम बाहर होना बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। नीचे का लेवल आपको मालूम है 18,000, या बहुत ज़्यादा करेंगे 17,900, 950, बस उसके नीचे अब जाना नहीं चाहिए। बाज़ार अपने आप को वैसा पोजीशन कर चुका है, तो वहाँ तक आते हैं तो यहाँ से लगभग 100, 200, 300 पॉइंट दूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। एक बार मैं आपको वो निफ्टी का एक बार चार्ट वापस दिखाता हूँ। मैं थोड़ा शेयरिंग अपना कर लूँ स्क्रीन को, क्योंकि मैं मंथली चार्ट जो है आपको एक दिखाना भूल गया था। एक बार हम निफ्टी का मंथली चार्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा आप 1 मिनट का टाइम आपका और लगेगा इसमें। 1 सेकेंड दोस्तों, ज़रा चार्ट को देख लेते हैं मंथली में किस तरह निफ्टी में काम हुआ है। क्योंकि पिछले महीने जो है निफ्टी में एक अच्छा चाल मिला था हमको, तो इस कारण से ये मंथ हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया है। ये मंथली चार्ट लगा लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा पिछले महीने का जो अक्टूबर मंथ था, इसमें हमको 16,850 से 18,022 लगभग हमको 1200 पॉइंट का चाल मिला था। तो इसीलिए इस मंथ में थोड़ा सा छोटा रेंज है, खड़ा है,
लेकिन आप यदि पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम मोटा मोटी हम यहाँ से अपना पिछले 4 महीने से ऊपर जा रहे हैं और 5th मंथ हमारा ऊपर का है और जितना सुंदर तरीके से ये बना रखा है और जो अपना ये एक हम जो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रखे हैं उसके ऊपर संभाल रखा है, तो कहीं कोई दिक्कत हमको नज़र नहीं आ रही है। और अपना दिसंबर का मंथ जो है ये ऐसा लग रहा है, हो सकता है इंडेक्स में हमको बहुत बड़ी चाल नहीं मिले। बहुत बड़ी से मतलब है 500-700 पॉइंट का मिल जाए, हम 19,000 तक चले जाएं, इट मे नॉट बी, लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक आपको चाल अच्छी मिलनी चाहिए। ये हमको इंडिकेशन स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमारे स्क्रीन्स के ऊपर में। हम लोग बहुत सारे आज चार्ट भी देखे हैं, सेक्टर भी देखे हैं, सब कुछ देखे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। ब्रॉडर हम लोग समरी कर लें, डॉलर इंडेक्स फर्स्ट क्लास है, सपोर्टिव है, ऑयल सपोर्टिव है, पूरे वर्ल्ड मार्केट सपोर्टिव है और हमारे मार्केट भी सपोर्टिव है और कहीं भी कोई नया कोई ख़राब खबर नहीं है। तो जब तक कोई नया कोई ख़राब खबर नहीं आता है तब तक हमें कोई चिंता की बात नहीं है। बस अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके राइड करिए। समय सही है तो दिसंबर 15-20 तक हमको चाल अच्छी मिलेगी, तो उसमें आपको इसका एक लाभ उठाना चाहिए। बस इसके बाद हम आज का ये वीडियो करते हैं, ये पे विराम देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल में जुड़े रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।